हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मनु भंडारी और उनके द्वारा रचित एक कहानी यह भी पाठ पढ़ने जा रहे हैं। मनु भंडारी जी का जन्म सन 1931 में भानपुरा गांव का नाम है, ज़िला मंदसौर, मध्य प्रदेश में मनु भंडारी जी का जन्म हुआ है और इंटर तक की शिक्षा दीक्षा इन्होंने राजस्थान के अजमेर शहर से प्राप्त की है। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज का नाम है ये, में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति, रिटायरमेंट बोलते हैं, के बाद आजकल दिल्ली में ही रह कर के स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही है, रचनाएं लिखने का कार्य कर रही है। स्वातंत्रोत्तर स्वतंत्रता के बाद हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख साहित्यकार मनु भंडारी की प्रमुख रचनाओं के नाम हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है और त्रिशंकु। ये मनु भंडारी जी के कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा आपका बंटी और महाभोज मनु भंडारी जी के द्वारा लिखे गए उपन्यासों के नाम हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए भी पटकथाएं लिखी हैं। स्क्रीन के लिए, पर्दे के लिए जो कथाएं लिखी जाती हैं उनको पटकथाएं कहा जाता है। हाल ही में एक कहानी यह भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पाठ है, नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन किया गया है। आत्मकथ्य है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के बारे में विस्तार से घटनाएं न लिख करके एक सार रूप में अपने जीवन के बारे में बताए हैं, तो इसको आत्मकथ्य की संज्ञा दी गई है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। मनु भंडारी जी को पुरस्कारों के नाम भी दिए जा रहे हैं। भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से वे पुरस्कृत हो चुकी हैं। मनु भंडारी की कहानियाँ हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी है, सरलता है और प्रामाणिक अनुभूति जो मन से अनुभव की जा सके। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं हम। एक कहानी है भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। एक कहानी है भी, इसको आत्मकथा नहीं कहा जा सकता है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश जो अपने सिलेबस में लगाया गया है, मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ साथ उनके पिताजी, उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। उन्होंने आगे चलकर उनके लेखन से जुड़े हुए व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेखक ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। किस प्रकार से लेखिका एक साधारण लड़की से और असाधारण लेखिका बन जाती हैं। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता, छात्रों को इकट्ठा करने की क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है, अच्छा लगता है। यहाँ से इस पाठ की शुरुआत होती है। एक कहानी है भी पाठ का शीर्षक है, जो कि मनु भंडारी जी के द्वारा लिखा गया आत्मकथ्य है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है।
सबसे पहले लेखिका मनु भंडारी जी कहती हैं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ है, लेकिन जहां से उसे अपने बचपन की याद हैं, जहां से वे अपने बचपन की घटनाओं के बारे में जानती हैं, वह सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से। यानी उनकी यादों का सिलसिला जब उनके पिता अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहते थे, वहाँ से उसे अपने जीवन की बचपन की जो घटनाएं हैं वो याद हैं, और वहाँ से जो याद है वो अपने जीवन के बारे में लिखना आरंभ करती हैं। ब्रह्मपुरी मोहल्ले का नाम है। उस मोहल्ले में 2 मंजिला उनका मकान था। ऊपर की मंजिल में उनके पिताजी रहते थे, जहाँ पर उनकी पुस्तकें पत्रिकाएं अव्यवस्थित ढंग से बिखरी रहती थीं। वो या तो वे स्वयं कुछ पढ़ते रहते थे या फिर हमें डिक्टेशन देते रहते थे, कोई ऐसे कठिन वर्ड बोलना जिससे बच्चे लेखिका और उसके भाई बहन लिख कर दिखाते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। अब अजमेर से पहले वो इंदौर रहते थे। इंदौर में उनका जीवन कैसा था उसके बारे में लेखिका बता रही हैं। बड़ी प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था जब वो अजमेर से पहले इंदौर में रहते थे, उसके बारे में बताया जा रहा है। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुंच गए। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। ये उनके पिता की विशेषताएं लेखिका के द्वारा बताई जा रही हैं कि वो किस प्रकार से कोमल और संवेदनशील व्यक्ति भी थे, तो दूसरी ओर उनको अत्यधिक क्रोध भी आता था और अहमवादी भी थे। उसके बाद इसमें आगे आता है, सेकंड पैरे पर आते हैं हम। यह सब तो मैंने केवल सुना था। इंदौर वाला जो जीवन था, इंदौर में उनकी जो मान सम्मान प्रतिष्ठा थी, क्या कार्य वो करते थे, उसके बारे में लेखिका बताती हैं कि वो मुझे अच्छे से याद नहीं है, उसके बारे में मैंने केवल सुना था। देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेष ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। एक बहुत बड़ा आर्थिक लॉस हुआ उन्हें इंदौर में रहते हुए, जिसके कारण इंदौर को छोड़ करके और उनके पिता परिवार सहित अजमेर आ जाते हैं, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, डिक्शनरी जिसको कहा जाता है, अपने उस अधूरे कार्य को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इससे उन्हें अर्थात उनके पिता को यश और प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, पर अर्थ नहीं, पैसे इतने ज़्यादा वो उससे नहीं कमा पाए, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ कर रख दिया था। अर्थात जब आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है और आर्थिक स्थिति पर कोई संकट आता है, तो उस स्थिति में हमारी सारी जो सकारात्मक अच्छी प्रवृत्तियाँ, अच्छी विशेषताएं हैं, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती चली जाती हैं। सिकुड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक मात्रा में फैला हुआ उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वह कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए। कम से कम अपनी जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, पैसे के संबंध में जो एक तरीके से तंगी चल रही है,
उसके बारे में वो अपने बच्चों से भी कुछ नहीं कहते थे, कुछ नहीं बताते थे। बस अकेलेपन में अपने आप से उन परिस्थितियों से जूझते रहते थे। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती और थर्राती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होती हैं। कई बार हमें अपनों से, जिनको हम अपनों से भी बढ़कर विश्वास करते हैं, उनसे हमें धोखा मिलता है। तो ऐसी स्थिति में उनके पिता को भी धोखा मिलता है और उसी धोखे के कारण उन्हें आर्थिक लॉस हुआ था। जिन पर वो अत्यधिक विश्वास करते थे, अपनों से बढ़कर विश्वास करते थे, उन्होंने ही इस प्रकार से उनके साथ धोखा कर दिया था। और वे जिन्होंने आँख मूंद कर सब पर विश्वास किया हो, उनके पिता मतलब आँख मूंद करके उन पर विश्वास करते थे और उन्हीं से लेखक को धोखा प्राप्त हुआ था और आर्थिक लॉस हुआ, जिसके कारण वो इंदौर छोड़ करके अजमेर आ जाते हैं। उसके बाद वाले दिनों में पिता को इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उनकी चपेट में आ जाते थे, यानी हम भी कहीं ना कहीं उनके शक के दायरे में आ जाते थे। हमें भी वो शक की दृष्टि से ही देखते थे उनके पिता। पर यह पितृगाथा, अपने पिता के बारे में जो कथा कहानी मैं बता रही हूँ, मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबियाँ और खामियाँ, कौन सी ऐसी विशेषताएं और कौन सी ऐसी कमियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं। अर्थात मेरे व्यक्तित्व में कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो पिता से प्राप्त हुई और कौन सी ऐसी कमियां हैं जो वहाँ से मुझे मिली हैं। तो वो सब बताने के लिए मैं अपने पिता के व्यक्तित्व के बारे में बता रही हूँ, वर्णन कर रही हूँ। और अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने, उनके पिता द्वारा किए गए व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, लेखिका अपने बारे में बता रही है, और बचपन से ही मैं दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमज़ोरी था, अर्थात गोरा रंग पिताजी को अच्छा लगता था। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी और खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में मेरी तुलना करते थे और उसकी प्रशंसा करते और मुझे हीन बताते। और इन सब बातों से मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा हो गई थी कि मेरा नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी आज तक मैं उससे नहीं उभर पाई हूँ। आज भी परिचय करवाते समय, जब मेरा कोई परिचय किसी भाषण में, किसी मंच पर मेरा परिचय करवाते समय मेरे नाम के सामने विशेषताएं लगाई जाती हैं, बढ़ा चढ़ा कर के प्रशंसा की जाती हैं, उस स्थिति में जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है कि लेखन के क्षेत्र में लेखिका का योगदान कितना अधिक है, उसका जब उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया जाता है, तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती हूँ। मुझे बड़ा संकोच होता है, बल्कि गड़ने गड़ने को हो आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। मेरे अचेतन मन में वो सभी बचपन की जो बातें हैं, वो सभी जो पिता द्वारा किया गया व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं हर स्थिति में मेरे साथ रहता है, मुझे याद आता रहता है और मुझे मेरी सारी उपलब्धियां एक तुक्का मात्र लगती हैं। अब भी मुझे विश्वास नहीं हो पाता है कि क्या वास्तव में मैं इतनी बड़ी लेखिका, जितनी विशेषताएं मेरे बारे में मंच पर बताई जा रही हैं, वो विशेषताएं क्या वास्तव में मेरे अंदर हैं। क्योंकि बचपन में जिस तरीके से एक व्यवहार मेरे साथ किया गया था, उससे जो हीन भावनाएं थी, वो मेरे मन में इस प्रकार बैठ गई थी कि वो बड़े होने पर, नाम सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर भी निकल नहीं पाई थी। मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती, सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन बना जाती थी, मुझे भी कई बार गुस्सा आ जाता था पिताजी के इस व्यवहार पर। आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक भी दिखाई देती है कि उनका व्यवहार इस तरीके का क्यों हो गया था।
बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, क्योंकि उनके अपनों ने उनके साथ विश्वासघात किया था, तो इस तरीके से हर स्थिति में उनके मन में एक ऐसा शक पैदा हो गया था जो वो अपने बच्चों पर भी करने लगे थे। होश संभालने के बाद से ही जिन पिता से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर लगी रहती थी, अर्थात पिता के और लेखिका के विचार बहुत कम मिलते थे। वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में उजागर होते रहते थे। केवल भारी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि उनका आसन अतीत, उनके जीवन की बीती हुई जो घटनाएं हैं, वो किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठी रहती हैं। बहुत सी अपने जीवन की बीती हुई घटनाएं हैं जो हम जीवन भर नहीं भुला पाते हैं, जड़ बन कर के वो हमारे हृदय में बैठ जाती हैं। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, समय परिवर्तित हो जाए, हम बड़े हो जाएं, लेकिन वो घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं जो हम जीवन भर नहीं भुला पाते हैं। परिस्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, भले ही हमारी स्थिति बदल जाए, लेकिन फिर भी हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता है। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशीलता थी उनमें। पिताजी की हर ज्यादती को, पिताजी द्वारा किए जाने वाले हर व्यवहार को, हर एक तरीके से अन्याय अत्याचार को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश को और जिद को अपना फ़र्ज समझकर वे बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थीं। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति के कारण माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी भी मेरा आदर्श नहीं बन सका। कभी मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी माँ के समान हर प्रकार की जातियों को, अत्याचारों को, अन्याय सहन को चुपचाप मैं सहन करती रहूं, चाहे गलती हो या न हो। ऐसा मैं नहीं बनना चाहती थी, और न उनका त्याग और न उनकी सहिष्णुता को मैं अपनाना चाहती थी। खैर, जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण, अपने माता पिता के बारे में जो मैंने बताया, उनकी विशेषताओं के बारे में जो मैंने आपको एक कथा बताई, उसको मैं यहीं पर समाप्त करके अपने पर लौटती हूँ। अपने बारे में मैं बताती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी मैं, अर्थात मनु भंडारी, और सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी जब उनकी सबसे बड़ी बहन की शादी की गई थी, और उसकी एक धुंधली सी याद आज भी मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, ये खेलों के नाम हैं जो उन्होंने अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर के खेले हैं। कमरों में हमने गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए हैं। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ भी हम खेले हैं। यूँ खेलने को हमने अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने तथा कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी जो गतिविधियों का दायरा घर के बाहर अधिक होता था, वो घर के बाहर ज़्यादा खेलते थे उसके भाई, और हमारी सीमा थी घर, वो घर में खेलती थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें केवल घर तक ही सीमित नहीं होती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। मोहल्ले में हम कहीं भी जा सकते थे, खेल सकते थे, लेकिन हमारा दायरा सीमित होता था। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है।
पड़ोस कल्चर, पास पड़ोस से हमारा लगाव, पास पड़ोस के साथ सहानुभूति, मेल जोल है, वो पड़ोस कल्चर कहलाता है। लेकिन आजकल जो बड़े बड़े महानगरों में बनाए जाने वाले फ्लैट हैं, उससे आपसी जो पड़ोस कल्चर है वो धीरे धीरे विच्छिन्न और समाप्त होती जा रही हैं। लोग एक दूसरे से पड़ोस में होते हुए भी अपरिचित होते जा रहे हैं। तो ये पड़ोस कल्चर की जो हमारी प्रवृत्ति है, ये धीरे धीरे महानगरों के फ्लैट कल्चर के कारण विच्छिन्न अर्थात समाप्त होती जा रही हैं। और इस स्थिति में एक व्यक्ति अपने तक सिमट गया है, अपने तक संकुचित हो गया है और उसे समाज, पास पड़ोस से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं रह गया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन 12 आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवा अवस्था में आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर इतनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ कि जब मैंने उनको पात्र बना के अपनी कहानियों में लिखना आरंभ किया तो उनके साथ जुड़ी हुई सभी घटनाएं और स्मृतियाँ मुझे एक एक करके याद आती चली गई थी, जो उनके प्रति मेरे लगाव को व्यक्त करती हैं। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। उसी समय के दास साहब थे कोई, अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाबोध जो लेखिका का उपन्यास है, उसमें इतने वर्षों के बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे। जीवित होने का मतलब है उनके जीवन से जुड़ी जो घटनाएं थी वो कैसे एक एक करके मेरे स्मृति पटल पर उभरती चली गई। यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था कि मैं इतने वर्षों के बाद भी उनकी एक एक बातों और घटनाओं को इस रूप में आज तक याद किए हुए हूँ। यह एक सुखद और आश्चर्य था, सुखद आश्चर्य, अच्छा लगने वाला आश्चर्य। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक, यानी लड़की मैट्रिक पास होते ही या 16 साल की होते ही उसकी शादी कर दी जाती थी उनके परिवार में। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ, अपने व्यक्तित्व का, अपने स्वाभिमान का। पिताजी का ध्यान पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ, पहली बार पिता ने मेरे ऊपर ध्यान दिया। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर रहूं, मैं रसोई के कामों में न लगूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। जिस प्रकार भट्ठी में किसी चीज़ को डाल दिया जाता है वह जलकर राख हो जाती है, उसी प्रकार से उनके पिता का मानना था कि रसोई के काम में लगने से लड़कियों की जो प्रतिभा है, क्षमता है और कार्य करने की जो लगन है वो धीरे धीरे समाप्त होकर के नष्ट हो जाती है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की मनु भंडारी इस प्रकार रसोई के कामों में लग कर के अपनी प्रतिभा और क्षमता को नष्ट कर ले। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। राजनीति की, देश की स्थिति की बातें होती रहती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था, शौक था, अच्छा लगता था उन्हें किसी प्रसंग पर बहस करना। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी भी मुझे वहीं बैठने को कहते। वे चाहते कि मैं भी वहाँ बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद तो ऐसा लगता था जैसे सारा देश आज़ादी के लिए खोल रहा है, उबल रहा है। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उनके आपसी विरोध या मतभेद की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी कि जब सभी का उद्देश्य देश को आज़ाद कराना था तो सभी पार्टियां एक दूसरे का विरोध क्यों कर रही थीं। ये बात
लेखिका कहती है कि मेरी समझ में नहीं आ पाई थी उस समय। हाँ, क्रांतिकारी और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, किस प्रकार से देशभक्त अपने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उनका यह बलिदान आकर्षण मुझे ज़रूर रोमांचित कर देता था। उनकी कुर्बानियों से ज़रूर मन आक्रांत रहता था, जोश से भरा रहता था। 10वीं कक्षा तक यह आलम था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती और बिना किसी चुनाव के, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती रहती थी। सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से मेरा परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा था, पढ़ना सीखा था, 1 साल पहले ही वह कॉलेज बना दिया गया था और वे इसी कॉलेज में इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में मुझे प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को नहीं, चुनाव करके पढ़ने में बदला कि पहले हमें चुनना चाहिए कि हमें कैसा साहित्य पढ़ना है, किस तरीके का साहित्य पढ़ना है, और फिर हमें उसको चुनाव करने के पश्चात पुस्तकें पढ़नी चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए। पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरतचंद्र, प्रेमचंद से बढ़कर जिनेंद्र, ये कवि और लेखकों के नाम हैं जिनकी रचनाएं लेखिका ने पढ़ी थी। शरतचंद्र हैं, प्रेमचंद, जिनेंद्र कुमार, अज्ञे, यशपाल और भगवती चरण वर्मा। इन सभी के साहित्य को मैंने पढ़ा, इनकी रचनाओं को मैंने पढ़ा, लेखिका कहती हैं। और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जिनेंद्र की छोटे छोटे और सरल सहज वाक्यों वाली शैली मुझे बहुत आकृष्ट लगी, अच्छी लगी, क्योंकि जिनेंद्र कुमार जी की जो शैली है वो इसी तरीके की है कि वो छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग करके लेखन कार्य करते हैं। सुनीता, जिनेंद्र कुमार जी का उपन्यास है, वो भी लेखिका को बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा अज्ञे जी का जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, ये उपन्यास का नाम है, ये भी पढ़ा ज़रूर, पर उस समय मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया, अर्थात मैं उसको भली प्रकार से समझ नहीं पाई थी। कुछ सालों के बाद नदी के द्वीप, ये भी अज्ञे जी का ही उपन्यास है, रचना है, उसको भी मैंने पढ़ा। मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में मैंने शेखर एक जीवनी, जो अज्ञे जी का उपन्यास था, उसको फिर दोबारा से पढ़ लिया और इस बार कुछ समझ के साथ, समझ में भी आया वो मेरे। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप और पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की जो बनी बनाई धारणाएं इतने वर्षों से चली आ रही थी, उनके आगे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा था। और इसी संदर्भ में जिनेंद्र कुमार का त्याग पत्र और भगवती बाबू का चित्रलेखा उपन्यास भी लेखिका ने पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें की। बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी मैंने समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने और समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था कि देश में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में मैं जानूं समझूं, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया था। अर्थात लेखिका का ये प्रभाव था शीला अग्रवाल के ऊपर कि जो सिलसिला, जो कार्य उनके पिता ने पूरा शुरू किया था देश के बारे में जानने समझने का, उसको और आगे तक लेके जाते हुए शीला अग्रवाल ने उसको सक्रिय भागीदारी में बदल दिया था। अर्थात अब मैं आज़ादी के आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने लग गई थी। सन 46-47 के वे दिन और वे स्थितियाँ, कैसी स्थितियाँ थी, कैसे दिन थे, उनके बारे में आगे बताया जा रहा है। उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव नहीं था, अर्थात पूरा देश आज़ादी के लिए उमड़ पड़ा था। हर बच्चा, बूढ़ा, जवान देश को आज़ाद कराने के लिए अपने अपने ढंग से, अपने अपने जज्बे और जुनून से लगा हुआ था। इसलिए लेखिका कह रही है कि उस समय घर में बैठा रहना संभव नहीं था। भला कैसे संभव था कि मैं भी घर पर बैठे रह जाऊं? प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का ऐसा लगता जैसे चरित्र बन गया हो। हर जगह ये किया जा रहा था देश की आज़ादी के लिए।
और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद था। हर एक युवा देश की आज़ादी से और देश की आज़ादी के आंदोलनों से जुड़ना चाहता था। जुनून था उसके अंदर अपने देश को आज़ाद कराने का। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर तो शहर में मचा हुआ था देश को आज़ाद कराने का, और एक हमारे अपने घर में मचा हुआ था। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच बैठूं, उठूं, जानूं, समझूं। हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़कियों को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए कठिन था। और जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय ध्वस्त हो जाता है। यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थर्रा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ। राजेंद्र, जो इनके पति का नाम है, मनु भंडारी जी के, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता रहा। यश कामना, बल्कि मैं कहूँ कि यश लिप्सा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और यश मिलना पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। और उनके जीवन की धुरी का यही सिद्धांत था, उनके जीवन का यही सिद्धांत था। वो यही चाहते थे अपने जीवन में कि कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। सामान्य जीवन हमारा नहीं होना चाहिए, कुछ विशिष्ट बन कर के हमें अपना जीवन जीना चाहिए। इसके चलते ही मैं एक बार उनके गुस्से से बच गई। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें। उनके पिता को कॉलेज की प्रिंसिपल ने बुलाया और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण, अर्थात लेखिका की गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, गुस्से से भर गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े हैं, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से बनाते हुए, गुस्से से भड़कते हुए वो गए तो सही, लौटकर क्या कहर बरपा होगा, लौटकर वो कितना अधिक गुस्से में होंगे, इसका अनुमान लगा करके मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जा कर के बैठ गई डर के मारे। और माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए, बहुत कुछ गुस्सा निकल जाए, तब मुझे बुला लाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश हैं, चल चल मेरे साथ, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर पर बिठा लूँ, क्योंकि वे किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लास में भेजते थे, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो वे सभी क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर के आज़ादी के नारे लगाने लगती थीं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिता मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहे जा रहे थे कि यह तो पूरे देश की पुकार है, पूरा देश आज़ादी चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद भाव से, बड़े प्रसन्न भाव से पिताजी यह सब सुनाते रहे, और मैं अवाक, आश्चर्यचकित होकर के, स्तंभित रह कर के उस सारी घटना को, उन सारी बातों को सुनती रही। और इस बात को सुनकर के मुझे न अपनी आँखों पर विश्वास हुआ और न अपने कानों पर यह हकीकत थी कि वास्तव में यह स्थिति उस समय पैदा हुई थी कि कहाँ तो पिता पहले स्कूल में जाने से घबरा रहे थे, आग बबूला हो रहे थे, और जब वो लौट कर आते हैं तो किस प्रकार से मेरे कार्य की प्रशंसा करते हैं। एक घटना और लेखिका द्वारा बताई जा रही है कि जब वह अपने पिता के क्रोध से बच जाती है। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। आज़ाद हिंद फौज का कोई आंदोलन चल रहा था, मुकदमा चल रहा था। सभी कॉलेजों, स्कूलों और दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था कि सभी बंद कर दिए जाएं,
कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा ये फौजदारी का मुकदमा चलाया जा रहा है, ये आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया उसके खिलाफ था। जो नहीं कर रहे थे हड़ताल, छात्रों का एक बहुत बड़ा दल वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, मुख्य बाजार, चौराहे पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। सभी अपने अपने विचार रखते हैं। इस बीच पिताजी के एक निहायती दकियानुसी मित्र ने आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। दकियानुसी होते हैं जो पुराने ख्यालों के होते हैं, और लू उतारने का मतलब होता है बेइज्जती करना। अरे उस मनु की तो मत मारी गई है भंडारी जी, आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी है, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती हैं, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। आपके और हमारे घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है या नहीं आपको? इस तरीके से वो भड़कालू प्रवृत्ति के विचार रख के, इस प्रकार के विचार रख के वो पिता की मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और पिताजी क्रोधित हो जाते हैं। वे तो आग लगा के चले गए, भड़का करके चले गए, और पिताजी सारे दिन बनाते रहे, गुस्सा करते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकलना। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटती हूँ तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग मित्र, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। आओ आओ मनु, मैं चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी अर्थात मनु के पिता को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से भी निकला करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। आपने बहुत अच्छा मौका गंवा दिया। आप सुनते कि किस प्रकार से अजमेर के चौराहे पर आपकी बेटी बगैर किसी डर झिझक के किस प्रकार से भाषण दे रही थी, और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई कि किस प्रकार से दोपहर को उनके एक मित्र आए थे, दकियानुसी मित्र, जिन्होंने किस प्रकार से पिता के क्रोध को और अधिक बढ़ा दिया था। तो मैंने राहत की सांस ली। चलो, मैं पिताजी के क्रोध और गुस्से से बच गई। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र रही होगी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का मेरे ऊपर स्नेह था जो उनके मुख से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूँ धुआंधार बोलते चले जाना भी इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी जो कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे, वे एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा रखते थे, तो दूसरी ओर उन्हें अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी सजग थे। उन्हें लगता था कि समाज में कोई भी उनकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा को कम करने वाली बात नहीं कहना चाहिए। अर्थात उनको लगता था कि अगर कोई ऐसा कार्य और कोई ऐसी बात कही जा रही है जिससे उनके मान सम्मान, प्रतिष्ठा और गौरव को ठेस पहुंचती है, तो वो क्रोधित हो जाते थे। और जब उन्हें लगता था कि उनके या उनके बेटे बेटियों के द्वारा किया गया कार्य से उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ गई हैं, तो वे प्रसन्नता से भर जाते थे। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का रास्ता ही टकराव का है? कुछ लोग हमारी प्रशंसा करने वाले भी होते हैं तो कुछ हमारी बुराई करने वाले भी होते हैं। कुछ हमें अच्छा भी मान रहे होते हैं तो कुछ हमें बुरा भी मान रहे होते हैं। समाज में, इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति को सभी एक ही दृष्टिकोण से देख करके अच्छा मानते रहें। सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, नौकरी से निकाल दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न हो, लड़कियां जो है कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा न मचाए, इसलिए जुलाई में
थर्ड ईयर की क्लासेज बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषेध कर दिया गया। कॉलेजों में जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो उससे पहले जो क्लासेज हैं उनको बंद कर दिया जाता है कि बच्चे अब सेल्फ स्टडी करेंगे। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी हमने इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा, फिर से हमारी क्लासें लगानी पड़ी। पर जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला पड़ गई थी, छोटी पड़ गई थी। अर्थात अगस्त 1947 में उनकी क्लासें फिर से आरंभ हो जाती हैं और 15 अगस्त 1947 को ही देश आज़ाद हुआ था। तो देश की आज़ादी से बढ़कर और कोई खुशी और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती थी। अर्थात शताब्दियों की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, ये एक ऐसी खुशी का पल था जो सभी भारतीयों के लिए एक गर्व भरी बात थी। थैंक यू स्टूडेंट।